हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से इस नए क्लास में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे औसत चाल यानी एवरेज स्पीड के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेग यानी वेलोसिटी। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम मौखिक परिभाषा दें वेग का कि वेग किसे कहेंगे, तो इस तरह से कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी निश्चित दिशा में जो वस्तु की चाल होगी, तो इस तरह से वेग जो है यह क्या है, एक प्रकार की चाल है। अंतर इतना है कि अगर चाल के पास दिशा आ जाए तो उसको हम लोग वेग बोलेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखाए हैं, यहाँ पर लिखाए हैं कि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। यानी इसको हम विस्थापन पर परिभाषित किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेग क्या है, यह एक प्रकार की चाल है। तो चाल को जब हम परिभाषित कर रहे थे, वहां पर लिखाए थे कि इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल जो है वह एक प्रकार की दूरी है। तो कैसी दूरी है? तो वह इकाई समय में तय की गई दूरी है। ठीक है, तो वही बात यहाँ है कि वेग यानी वेग में क्या होती है, दिशा होती है। तो चाल अगर निश्चित दिशा में हो, तो यानी उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो अब वेग का परिभाषा में क्या आ गया कि इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो अगर हम निश्चित दिशा और दूरी इसके बदले में एक शब्द जोड़ना चाहें तो क्या जोड़ सकते हैं? जैसे विस्थापन के पास क्या होती है, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है। यानी कि अगर दूरी के पास दिशा आ जाए तो उसको हम लोग विस्थापन बोलते थे ना। तो उसी तरह यहाँ पर दिशा और दूरी के लिए अगर विस्थापन शब्द जोड़ेंगे तो परिभाषा इस तरह से हो जाएगा कि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन। क्योंकि वेग कहते किसको है? इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो यहाँ क्या है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कह रहे हैं। और अगर दोनों दिशा और दूरी के बदला में एक शब्द जोड़ देते हैं विस्थापन, तो इस तरह से परिभाषा हो जाता है कि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखे हैं कि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। इससे परिभाषा आपका छोटा हो गया, इसको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुरंत कह दीजिएगा कि इकाई समय में वस्तु का विस्थापन वेग कहलाता है। यानी वस्तु का विस्थापन जितना होगा इकाई समय में, वही उस वस्तु का वेग होता है। तो इस तरह से इस परिभाषा से यह सूत्र आ जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। जिस तरह से चाल के लिए सूत्र आया था दूरी बटा समय, उसी तरह से यहाँ हो गया वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होगा, जो चाल का सिंबल होता है वही सिंबल इसका भी होगा। यानी इसको भी v से ही डिनोट करेंगे। तो v बराबर हो जाएगा s बटा t। जैसे चाल बराबर हुआ था s बटा t, वहां s दूरी था, यहाँ s विस्थापन है, ये याद रखना है। संकेत दोनों का समान है, लेकिन याद ये रखना है कि वेग में s जो है ये विस्थापन है, विस्थापन का मान है। और वहां चाल में s क्या है, वो दूरी का मान है। समझ गए बात को? तो ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद आगे है कि इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। और वेग जो है क्या है, क्योंकि वेग एक प्रकार की चाल ही है, इसीलिए इसका भी एसआई मात्रक वही होगा जो चाल की होती है, यानी मीटर पर सेकंड। तो वेग का एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। अब है वेग के पास क्या है, दिशा है। हम पढ़ाए हैं कि जिस राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों हो उस राशि को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यानी इसके पास दिशा भी है, परिमाण तो है ही, तो वेग जो हो गया यह एक सदिश राशि हो गया। यहाँ पर लिखे हैं यह एक सदिश राशि है। चलिए अगला पॉइंट है कि विस्थापन की दिशा। तो एक सवाल हो गया कि वेग के पास दिशा है, तो वेग के पास अगर दिशा है तो वेग की दिशा आखिर किस ओर होगी, ये एक सवाल है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि विस्थापन की दिशा ही वेग की दिशा होती है। यानी जो विस्थापन की दिशा होगी वही वेग की भी दिशा होती है। क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, तो समय एक अदिश राशि है।
क्योंकि समय के पास केवल परिमाण होता है, समय के पास जो है दिशा नहीं होती है। तो दिशा होता है किसके पास? दिशा सिर्फ विस्थापन के पास है। इसीलिए जो विस्थापन की दिशा होगी वही उस वस्तु के वेग की दिशा होगी। क्लियर है बात? उसी को यहाँ पर हम लिखे हैं कि विस्थापन की दिशा ही वेग की दिशा होती है। समझ गए? तो अब आइए समझते हैं कि विस्थापन की दिशा किधर होती है। तो जब हम विस्थापन पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि दाईं ओर जो है प्रारंभिक बिंदु से अगर अंतिम बिंदु बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं ओर ऋणात्मक होता है और दाईं ओर धनात्मक होता है। ये बात बताए थे। तो उसी तरह हाँ, तो एक बात इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ विस्थापन की दिशा जो है यह निश्चित है, यानी फिक्स किया हुआ है कि दाईं ओर जो दाहिना साइड है, दाईं ओर जो है वो धनात्मक ही होगा विस्थापन, और बाईं ओर जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर कहीं भी विस्थापन हो उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इसको जो है अपनी दिशा से मतलब है। दाईं ओर है तो वो धनात्मक ही होगा चाहे कहीं भी हो। जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर एक गाड़ी है, ठीक है, और यह गाड़ी जो है दाईं ओर चल रही है। किधर चल रही है? दाईं ओर। तो जैसे यहाँ पर आकर रुक गई, ठीक है, तो अब इस गाड़ी द्वारा कितना विस्थापन हुआ? तो यहां पर देखिए जब इसका हम विस्थापन निकालेंगे, S1 डिनोट कर देते हैं, तो अगर हम इसका विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन का मान जो होगा वो यहाँ पर धनात्मक आएगा। देखिए कैसे, तो विस्थापन के लिए सूत्र होता है ये, इसको याद रखिएगा, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। तो अब इसका उपयोग करना है। तो देखिए यहाँ अंतिम स्थिति कौन सा है, यानी यहां से गाड़ी चलना प्रारंभ की है -1 से और +1 पर आकर रुक गई है। तो ये अंतिम स्थिति हुआ और ये प्रारंभिक। तो इसको घटाएंगे तो एक माइनस, अब -1 करना होगा क्योंकि प्रारंभिक स्थिति कहां पर है? -1 पर है प्रारंभिक बिंदु, और अंतिम बिंदु +1 पर है, इसीलिए +1 -1 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक माइनस माइनस ये +1 हो गया, यानी 1 1 2, कितना आया? 2। यहाँ देखिए विस्थापन का मान कितना आया? 2 आया, जो कि एक धनात्मक संख्या है, यानी धनात्मक मान आया। तो इससे क्लियर है कि वस्तु का विस्थापन जो है संख्या रेखा पर कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, और विस्थापन की दिशा जो है वो निश्चित होती है कि विस्थापन की दिशा अगर दाईं ओर है तो वो धनात्मक होगा, यानी अगर विस्थापन का मान धनात्मक आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि विस्थापन की दिशा दाईं ओर है, और जो विस्थापन की दिशा होगी वही वेग की दिशा, यानी अगर विस्थापन दाईं ओर हो रही है तो इसका मतलब है वस्तु का वेग भी दाईं ओर है। समझ गए बात को? तो अगर मान लीजिए ऋणात्मक आ गया, वस्तु का विस्थापन की दिशा वो ऋणात्मक है, तो अगर ऋणात्मक विस्थापन है तो वेग भी ऋणात्मक होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से गाड़ी इधर चला, ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु ये हो गया +1 और अंतिम बिंदु हो गया यहाँ पर -3। तो अब देखिए यहाँ पर विस्थापन अगर इसका निकालते हैं S2 तो क्या आएगा? तो S2 बराबर देखिए क्या आएगा, तो अंतिम बिंदु -3, इसमें घटाना होगा प्रारंभिक बिंदु कितना है? +1 है, इसको घटाइए तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, लेकिन माइनस रह जाता है तो 3 1 4 हो गया। तो यहाँ देखिए विस्थापन का मान जो है वो ऋणात्मक आया। तो इससे पता चलता है कि अगर वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक हो तो वस्तु के विस्थापन की दिशा जो होगी वो किधर? वो होगी बाईं ओर। वो किस ओर होगी? बाईं ओर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाईं ओर है कि नहीं? यहाँ पर वस्तु बाईं ओर गई है, तो यानी वस्तु का विस्थापन बाईं ओर है तो वेग का भी विस्थापन बाईं ओर ही होगा, यानी जो विस्थापन की दिशा होगी वही वेग की दिशा होती है। क्लियर है बात? चलिए अब एक और पॉइंट है, इसको समझिए।
यहाँ पर लिखे हैं कि यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी गति की दिशा या फिर दोनों में परिवर्तन हो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। अब यह है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन कब होगा, तो अगर वस्तु की चाल बदलेगी तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा, अगर वस्तु की दिशा बदल रही है तो भी वेग में परिवर्तन होगा, अगर चाल और दिशा दोनों बदलेगी तो भी वेग में परिवर्तन होगा। इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं कि यदि किसी वस्तु की चाल या उसकी दिशा या फिर दोनों में परिवर्तन हो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर है बात? तो यही वेग की कहानी थी। आज जो है हम लोग पूरे विस्तार से वेग के बारे में पढ़े। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग समझ गए हैं वेग के बारे में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं आगे की क्लास में, जिसमें पढ़ने वाले हैं अब त्वरण यानी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम मिलते हैं अब आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।